नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईके स्टडीज़ में। एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11th की हम पढ़ रहे थे और 7 चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे उनको प्लीज़ जाकर देखिए। चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट्स, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन उठता है कि वाई लोकल गवर्नमेंट्स क्यों। तो 2 स्टोरीज में दी गई हैं। एक स्टोरी दी गई है गीता राठौड़ की। गीता राठौड़ कौन है? गीता राठौड़ जो है 1995 में सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से ग्राम पंचायत जमोनिया तालाब से पंचायत के रूप में चुनी गई, सरपंच के रूप में चुनी गई। 1995 में जब ये चुनी गई तो एक रिजर्व सीट से चुनी गई। जो सीट आरक्षित होती है उस सीट से ये चुनी गई। और 1995 में जब ये चुनी गई तो इन्होंने गांव के लिए, अपने विलेज के लिए एज ए सरपंच बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने वाटर टैंक्स को रिनोवेट करवाया, स्कूल बिल्डिंग बनवाई, विलेज रोड्स बनवाए, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैसे हो, कैसे बढ़े, उसके बारे में इन्होंने बात की। तो ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी तमिलनाडु की एक सरपंच की आती है, वो भी वुमेन सरपंच। 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अपने 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ थे, उनके लिए 2-2 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट कर दी। और वो ज़मीन का जो क्षेत्र था वो इनकी पंचायत में आ रहा था। ग्राम पंचायत वेंगाई वसल विलेज के अंतर्गत ये क्षेत्र आ रहा था। तो वहाँ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया ग्राम पंचायत के नाम कि आप एक रेजोल्यूशन पास करवाइए और इस जो लैंड है उसको अलॉट करवाइए। ग्राम पंचायत ने उनसे कर दिया मना। किससे? कलेक्टर साहब से मना कर दिया कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, ये मेरा क्षेत्राधिकार है। तो कलेक्टर ने एकदम से डायरेक्ट जो है ऑर्डर इशू कर दिया और लैंड अलॉट करने के लिए कलेक्टर ने क्या किया, ऑर्डर इशू कर दिया। तो ग्राम पंचायत जो थी वो सीधे गई मद्रास हाई कोर्ट। ग्राम पंचायत मद्रास हाई कोर्ट जाती है, कलेक्टर के एक्शन के विरुद्ध वहाँ पे पिटीशन फाइल करती है। वहाँ एक सिंगल जज बेंच हाई कोर्ट के कलेक्टर के ऑर्डर को सही ठहराते हैं और कलेक्टर के पक्ष में रूलिंग देते हैं। कहते हैं कि पंचायत की कंसेंट, पंचायत की जो सहमति है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। पंचायत फिर दोबारा अपील करती है डिवीज़न बेंच में सिंगल जज के ऑर्डर के विरुद्ध, और इस ऑर्डर में डिवीज़न बेंच ने अपना जो सिंगल जज ने जो ऑर्डर दिया था उसको ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और कहा कि जजेस ने ये कहा कि ये केवल पंचायत की पावर का उल्लंघन ही नहीं, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है पंचायत को, संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है पंचायत को, उसका भी उल्लंघन है, उसका भी एक ग्रोस वायलेशन है। ठीक है। तो ये 2 स्टोरीज थी कि अपने अपने पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए वहाँ के सरपंचों ने किस प्रकार का सराहनीय कार्य किया। दोनों स्टोरीज आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ठीक है। ये दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेक प्लेस अक्रॉस इंडिया स्पेशली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज अकॉर्डेड टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 1993। ये जो स्टोरीज मैंने आपको बताई केवल आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। यानी पूरे इंडिया में ये 2 स्टोरी के आइसोलेटेड स्टोरीज नहीं है, इंसिडेंट नहीं है। इन स्टोरीज के जरिए हम देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स पूरे इंडिया में फैलते जा रहे थे और ये और ज़्यादा बड़े लोकल गवर्नमेंट जब इनको स्टेटस मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 1993 में। लोकल गवर्नमेंट है विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लोकल गवर्नमेंट विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट होती है। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल के साथ बहुत ही क्लोज है, आम नागरिक के साथ जो क्लोज है वो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको ऑर्डिनरी सिटीजन। लोकल गवर्नमेंट बिलीव दैट की जो लोकल नॉलेज है, लोकल इंटरेस्ट है, वो बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। सो जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में लोकल इंटरेस्ट, लोकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन।
तो एक एफिशिएंट और एक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बने, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो प्रशासन जो हो वो पीपल फ्रेंडली हो, एफिशिएंट हो। सो जो एडवांटेज है लोकल गवर्नमेंट की वो ये है दैट इट इज़ सो नियर द पीपल। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एडवांटेज है ये कि लोगों के पास बहुत है, ये लोगों से मिली जुली ये लोकल गवर्नमेंट होती है। तो इट इज़ कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट होता है लोगों के लिए कि वो लोकल गवर्नमेंट में अप्रोच करें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए बहुत जल्दी, मिनिमम कॉस्ट पर। ये काम लोकल गवर्नमेंट में हो सकता है। सो गोइता राठौड़ की स्टोरी में हमने नोटिस किया कि शी वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट ए सिग्निफिकेंट चेंज। अपनी जमोनिया तालाब जो इसकी ग्राम पंचायत थी वहाँ एक सिग्निफिकेंट चेंज लाई, क्योंकि उसका प्रोएक्टिव रोल सरपंच के रूप में ग्राम पंचायत का देखा गया। वहीं वेंगाई वसल विलेज तमिलनाडु में भी ऐसा ही देखने को मिला। वहाँ की पंचायत जो सरपंच थी उन्होंने अपना कैसे लैंड बचाया और राइट टू डिसाइड कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, अपने रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ इट्स ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट एंड मेंबर, उसके मेंबर और प्रेसिडेंट के एफर्ट से। सो लोकल गवर्नमेंट बहुत इफेक्टिव हो सकती है प्रोटेक्ट करने में लोकल इंटरेस्ट लोगों के। डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी का मतलब ही मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट जो लोकल गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन भी और पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी भी। ठीक है, कि लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो और एक पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी भी हो। ठीक है, तो गीता राठौड़ की जो स्टोरी है, वन ऑफ द कमिटेड पार्टिसिपेशन, वेंगाई वसल विलेज ग्राम पंचायत का जो रिलेंटलेस एफर्ट था सिक्योर करने में अपना राइट अपने लैंड पर, ये एग्जाम्पल था ऐसा एक मिशन कि वो जो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी। ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है और इट इज़ एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग देयर लाइव्स, देयर नीड्स एंड अबव ऑल द डेवलपमेंट। कहने का मतलब है इट इज़ एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर ही जो कॉमन सिटीजन होते हैं, आम नागरिक जो होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। कैसे डिसीजन लेने हैं कंसर्निंग देयर लाइव्स, देयर नीड्स एंड अबव ऑल देयर डेवलपमेंट, उनके बारे में चिंतन करते हैं। इट इज़ नेसेसरी, ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी में टास्क जो कि लोकली परफॉर्म होते हैं, लोकल परफॉर्म किए जाते हैं, शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल। लोकल लोगों के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए और उनके जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए। सो कॉमन पीपल मोर फेमिलियर हैं अपने लोकल गवर्नमेंट से देन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और नेशनल लेवल। तो स्टेट और नेशनल लेवल से इतना वो फेमिलियर नहीं है जितना लोकल लेवल की गवर्नमेंट से वो फेमिलियर है। दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विद वाट लोकल गवर्नमेंट डज और हैज़ फेल्ड टू डू सो, इट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग एंड इम्पैक्ट ऑन देयर डे टू डे लाइफ। सो वो इस पे भी ज़्यादा चिंतित हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करने से रह गई है, और वहाँ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। डायरेक्ट बियरिंग और इम्पैक्ट उनका डे टू डे लाइफ में लोकल गवर्नमेंट में फोकस करते हैं कॉमन पीपल। सो स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज़ लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने का मतलब है कि हम डेमोक्रेटिक लोकतंत्र का जो प्रोसेस है उसको हम मजबूत कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। सो हम डिस्कस करें अब कि कैसे लोकल गवर्नमेंट इंडिया में ग्रो हुई, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कहता है। सो इट इज़ बिलीव दैट कि जो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी हैं, जो सेल्फ गवर्निंग, जो खुद को गवर्न करती है विलेज कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी इंडिया में वो अर्लीस्ट टाइम से हैं, प्राचीन समय से हैं। और प्राचीन समय में इनको क्या कहा जाता था? सभास कहा जाता था। सभा है ना, सभा का मतलब विलेज असेंबलीज, ये कहा जाता था। इन कोर्स ऑफ टाइम ये जो विलेज बॉडीज़ हैं इन्होंने पंचायत का फॉर्म ले लिया। पंचायत का मतलब ही है कि जहाँ 5 लोग बैठे हों, है ना। पंचायत का मतलब कि 5 लोगों की असेंबली। एंड दिस पंचायत रिजोल्व इश्यूज एट द विलेज लेवल। तो सभा जो क्या बन गई, पंचायत बन गई, और विलेज लेवल पर ये पंचायत जो समस्याएं हैं जनता की, कॉमन लोगों की, उनको सुलझाने लगी। जो रोल और फंक्शन है वो चेंज होता रहा डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर। मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ क्राफ्ट हुई 1882 के बाद। 1882 के बाद इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ आती हैं। लॉर्ड रिपन उस टाइम होते हैं। लॉर्ड रिपन जो उस टाइम के वाइसरॉय होते हैं इंडिया में, वो
इनिशिएटिव लेते हैं क्रिएट करने का ऐसी इस प्रकार की बॉडीज़ को, जिनको हमने कहा कि ये लोकल बोर्ड थे। हावेवर ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस था, बहुत कम लोकल बोर्ड्स थे। तो इस स्लो प्रोग्रेस को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट से अर्ज किया, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि और नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए सभी लोकल बॉडीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए। और इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास होता है। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास होता है, जिसमें विलेज पंचायत को बहुत सारे प्रोविंसेस में, बहुत सारे प्रांतों में स्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है उसके बाद भी। सो इंडिया की ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली कहा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर, यानी जो आर्थिक और राजनीतिक पावर है उनका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और ये भी बिलीव किया था कि जो विलेज पंचायत को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे उसका मतलब है कि हम उतनी ही डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव बना रहे हैं, है ना। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, हिंदी में कहते हैं इसको विकेंद्रीकरण, यानी जो सेंटर से हट जाए, डिसेंट्रलाइज हो। सो ऑल द डेवलपमेंट इनिशिएटिव मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव होने चाहिए वो एक लोकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल होने के लिए। सो पंचायत देयरफॉर वर लुक्ड अपॉन ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पंचायत को डिसेंट्रलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जाने लगा। सो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो इस बात से चिंतित था कि जो इनॉर्मस जो कंसंट्रेशन, जो पावर है वो गवर्नर जनरल, सेंट्रलाइजेशन पावर का हो रहा है, गवर्नर जनरल के पास है जो कि दिल्ली में बैठा है। देयरफॉर फॉर आवर लीडर्स इंडिपेंडेंस का मतलब था कि एक अश्योरेंस हमें मिले कि देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग में रूल्स बनाने में डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ बढ़े। ठीक है जी। तो जब व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिपेयर हो रहा था तो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट स्टेट को दे दिया गया और ये भी मेंशन कर दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री। डायरेक्टिव्स में भी डाल दिया गया। सो एज यू रीड इन चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की क्या है। दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉन जस्टिफाइड। डीपीएस भी नॉन जस्टिसेबल है, प्राइमरली एडवाइजरी है नेचर में, ये सब देखने को भी आपको पता है आपको। सो इट इज फेल्ट दैट सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फील किया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं, पंचायत जिसमें इंक्लूड है, वो एडिक्वेट इंपॉर्टेंस उनको नहीं मिल रही कॉन्स्टिट्यूशन में। डू यू नो व्हाई दिस हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ? फ्यू रीजन उसके हो सकते हैं। पहला रीजन जो टर्मोइल था पार्टीशन के दौरान रिजल्टेड इन ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्टीशन के दौरान जो अफरा तफरी थी उसमें क्या था, वो एक दिखा रहा था कि स्ट्रॉन्ग एक यूनिटरी इंक्लिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जाने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था, यूनिटरी इंक्लिनेशन। सो नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन। कि यूनिटी और इंटीग्रेशन नेशन के लिए लोकलिज्म एक थ्रेट हो सकता है। सेकेंडली, एक पावरफुल वॉइस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीड की जा रही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, विच फेल्ट दैट कि जो फैक्शन है, जो टूट फूट की राजनीति है, कास्ट रिडन नेचर है रूरल सोसाइटी का, वो नोबल पर्पस जो लोकल गवर्नमेंट का है रूरल लेवल पर, उसको ख़त्म कर देगा। हाउएवर नोबडी डिनाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। किसी ने भी जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसको डिनाई नहीं किया। डेवलपमेंट प्लानिंग में बहुत सारे मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो चाहते थे कि विलेज पंचायत वो बेसिस बने डेमोक्रेसी का इंडिया में, बट दे वर कंसर्न अबाउट फैक्शनलिज्म। लेकिन वो इसी चीज़ पे थे कि फैक्शनलिज्म होगा, बहुत सारे इल प्रेजेंट जो हैं विलेजेस में आ जाएंगे, फैक्शनलिज्म होगा, टूट फूट होगी। तो उस चीज़ से ये डर रहे थे सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। वो भी चाहते थे कि विलेज पंचायत जो है डेमोक्रेसी का बेसिस बने इंडिया में, लेकिन वो टूट फूट से, फैक्शनलिज्म से और बहुत सारी चीज़ों से थोड़े अलग देखने को मिले इस सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अनंत स्वामी अयंगर की एक बात पढ़ने के बाद पढ़ लेते हैं एक और, कि इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द विलेजेस मे बी ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट।
even autonomy, we must be able to reform the villages and introduce democratic principle of government there. कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है विलेजेस में और हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। तो अनंत स्वामी अयंगर ने ये बोला। तो यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं। पार्ट 1 आगे और पार्ट आएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।